Hello, good morning all. In today's class, we will discuss section 14 of CGST Act 2014, which talks about change in rate of tax in respect of supply of goods or services. In earlier videos, I have already discussed with section 12 and 13, okay, which talks about time of supply in case of goods, and 13 talks about time of supply in case of services. In this section, we will discuss the change in rate of tax in respect of supply of goods or services, which is equally applicable for CA, CMA Inter and final also. You will also learn this section in final also. Okay, so let's start with this section. तो आप इस सेक्शन को इस तरह समझिएगा कि अब आपको सामने एक देखिए, इसमें ना आपके पास दो केसेस हैं. कहने को यहाँ पे आपको 6 केसेस दिख रहे हैं, 1 मिनट, बट इसमें आप दो केसेस की तरह से, इसमें आपको मैं टेबल की तरह के नहीं स्टार्ट से बताऊंगी कि अगर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, सपोज कीजिए चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है, ठीक है, एंड जो आपकी सप्लाई हो रही है वो सप्लाई इससे पहले है. चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से सप्लाई पहले है, ठीक है. तो और आपका हम कंपेयर किससे करेंगे, हमें इनवॉइस कब इशू हुआ और पेमेंट कब रिसीव हुई, इनवॉइस कब इशू हुआ और पेमेंट कब रिसीव हुई, ठीक है. अब जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें लिखा है इश्यूज ऑफ इनवॉइस, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिसीट ऑफ पेमेंट. अब इसमें बोला कि एनी 2 इवेंट्स बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स द ओल्ड रेट विल बी अप्लाइड. और अगर जैसे आपकी सप्लाई पहले कंप्लीट हो गई और इनवॉइस भी इशू और रिसीट ऑफ पेमेंट दोनों पहले हैं, तो जो क्लोजेस्ट होगा टू द डेट ऑफ सप्लाई की कंप्लीशन के पास, उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे. और अगर आपकी सप्लाई कंप्लीट हो रही है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद में, अगर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद में सप्लाई कंप्लीट हो रही है और इशू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट जो है वो भी दोनों बाद में हैं, जो तो इस कंप्लीशन के जो भी क्लोजेस्ट होगा उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे इन केस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन बोथ द केस. अगर सपोज कीजिए कि चेंज इन रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे है, ठीक है, और इशू ऑफ 1 मिनट, आपकी सप्लाई कंप्लीट हो रही है बाद में, इनवॉइस पहले इशू हो चुका है, पेमेंट आपको बाद में मिल रही है, तो इसमें जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा जो इसके क्लोजेस्ट होगा विल बी पेमेंट वाली डेट. ऐसे में एक और केस ले लेती हूँ कि अगर चेंज इन रेट है, सप्लाई आपकी पहले कंप्लीट हो रही है, इनवॉइस पहले इशू हो रहा है और पेमेंट बाद में है, तो इनवॉइस वाली डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी. ओके, तो अब जैसे इसमें आपको चार्ट में दिख रहा होगा, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, इशूएंस ऑफ इनवॉइस, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिसीट ऑफ पेमेंट, ठीक है, और सप्लाई पहले हो रही है, तो इन दोनों में से जो भी पहले हो गया उस वो वाला रेट लग जाएगा, ठीक है. एनी 2 इवेंट्स बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, उसमें ओल्ड रेट लग जाएगा, एंड एनी 2 इवेंट्स आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स न्यू रेट लग जाएगा. अब इस चार्ट से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते. 3 केसेस हैं, मैंने अभी बोला सप्लाई इज कम्प्लीटेड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, येस, बट इसमें लिखा है इनवॉइस इशूड बिफोर द डेट ऑफ चेंज इन टैक्स, पेमेंट रिसीव बिफोर द डेट ऑफ चेंज इन टैक्स रेट. दोनों नहीं है, मतलब दोनों बाद में है, दोनों चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद में है, ठीक है. तो इन दोनों में से जो अर्लीस्ट होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है. ये केस सेम रहेगा भी 3 केसेस में. अब इनवॉइस इशूड बिफोर द डेट ऑफ चेंज इन टैक्स पहले है, पेमेंट रिसीव बिफोर द डेट ऑफ चेंज इन टैक्स रेट बाद में है, तो अब पर लेकिन सप्लाई हमारी कंप्लीट हो गई है पहले, रेट ऑफ टैक्स से पहले हो गई है, तो इनवॉइस हमारा भी पहले हो चुका है टैक्स से, तो जो उसके क्लोजेस्ट होगा, तो
जो भी इसके क्लोजेस्ट होगा उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। अब क्लोजेस्ट क्या है, इनवॉइस, जब इनवॉइस इशू है वो हमारे क्लोजेस्ट है, क्योंकि पेमेंट तो हमें चेंज इन टैक्स के बाद में मिली है। ठीक है, ऐसे ही 3 केसेस, इसमें भी ये वाला केस सेम रहेगा 3 केसेस में। अब इसकी जगह यहाँ पे बोल दे कि पेमेंट पहले रिसीव हो रही है, तो जो इसके क्लोजेस्ट होगा, सप्लाई इज़ कम्प्लीट बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, जो इसके क्लोजेस्ट होगा वो है पेमेंट रिसीव हमें पहले हो गई है और इनवॉइस इशू बाद में हुआ है, तो डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ पेमेंट आपका जो है वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ऐसे ही रिवर्स केस है, जैसे यहाँ पे ये बोल दे कि दोनों बाद में हैं, ठीक है, ये सप्लाई दोनों बाद में है और ये इनवॉइस इशूड और पेमेंट भी दोनों बाद में है, और जो इसके क्लोजेस्ट होगा, जो इसके अर्लीस्ट होगा टू द सप्लाई कंप्लीशन, उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, ये तीनों केसेस सेम रहेंगे कि दोनों चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद में है। अब मान लेते हैं कि इनवॉइस पहले हो गया, ठीक है, और पेमेंट बाद में हुई है। अभी सप्लाई बाद में हुई है, पेमेंट भी बाद में हुई है, तो उन दोनों में से तो पेमेंट वाली डेट को आप टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, और इसमें अगर इनवॉइस इशूड बिफोर द डेट ऑफ चेंज इन टैक्स जो है वो बिफोर नहीं है, मतलब इनवॉइस इशू बाद में है। अब इनवॉइस इशू बाद में, सप्लाई भी बाद में है, तो इसमें इस केस में ये दोनों क्लोजेस्ट कौन हो गए, ये दोनों क्लोजेस्ट हो गए, तो इसमें से डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, एक बार चार्ट से और रिकॉल कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि इशूएंस ऑफ इनवॉइस, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिसीट ऑफ पेमेंट। सप्लाई ऑफ गुड्स को पहले रखिए, ठीक है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से पहले रखिए। अगर इनवॉइस और पेमेंट दोनों पहले हो गई तो उसमें से जो क्लोजेस्ट होगी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज से कंप्लीशन से, उस डेट को हम ले लेंगे। अगर सपोज कीजिए वो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के, अब हाँ पहले से ले लीजिए, इनवॉइस का इशू पहले है, सप्लाई भी पहले है, इनवॉइस भी इशू पहले है, बट पेमेंट बाद में है, तो इन जो कंप्लीशन, सप्लाई की कंप्लीशन से कौन पास में है, इशूएंस ऑफ इनवॉइस है, तो इशूएंस ऑफ इनवॉइस आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अब दूसरा केस हम ले लेते हैं कि रिसीट ऑफ पेमेंट पहले है, सप्लाई भी पहले है, तो इस केस में रिसीट ऑफ पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये तो पहले वाला केस हो गया। अब हम ले लेते हैं सेकंड वाला केस कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद में है। अब बाद में है तो, और इशूएंस ऑफ इनवॉइस, रिसीट ऑफ पेमेंट भी बाद में है, तो उन दोनों में से जो क्लोजर हो कंप्लीशन से वो डेट हम ले लेंगे और रेट भी नया आएगा। ठीक है, उनका पर्पस है कि अगर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाद में हुई है तो नया रेट आना चाहिए, और जो अगर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अगर पहले कंप्लीट हो गई तो पहला ओल्ड रेट आना चाहिए। बट हमें कंपेयर किसको करना है, इशूएंस ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट। ठीक है, तब मैं बोल रही थी कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद में हो गई है, और इशूएंस ऑफ इनवॉइस, रिसीट ऑफ पेमेंट वो भी चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद में है, तो उसमें से जो क्लोजेस्ट होगा सब कंप्लीशन की सप्लाई से, हम उस दिन का नया रेट ले लेंगे। ठीक है, अगर अब देखिए, अब इसमें बोला मैंने इशूएंस ऑफ इनवॉइस चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद में है, सप्लाई भी चेंज ऑन रेट ऑफ टैक्स के बाद में है, तो उसमें इनवॉइस आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और अब थर्ड केस है कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद में ही है। मैं तीनों केसेस में सप्लाई बाद में ही बोल रही हूँ, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद। अब उसमें आपको रिसीट एंड पेमेंट आपकी बाद में हुई है पर इनवॉइस अर्लियर हो गया है, तो जो पेमेंट है वो उसके क्लोजेस्ट है, डेट ऑफ कंप्लीशन के क्लोजेस्ट है, तो जो न्यू रेट जो लगेगा वो रिसीट ऑफ पेमेंट वाला लगेगा। ठीक है, तो इससे आपका ये वाला आई थिंक केस कंप्लीट हो गया होगा। इसमें आपके 6 केसेस हैं, बट मेरे लिए 2 ही केसेस है, क्योंकि इसमें आपको पहले ये देखना है कि सप्लाई पहले चेंज हुई है या सप्लाई बाद में आई है। ठीक है, अगर सप्लाई पहले चेंज हुई है तो उस हिसाब से हम दोनों को कंपेयर करेंगे, और सप्लाई अगर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से बाद में है तो फिर हम इन दोनों को ऐसे कंपेयर करेंगे। तो मेरे लिए ये 2 केसेस हैं, बट आप इसे 6 केसेस की तरह पढ़ना चाहे तो वैसे भी पढ़ सकते हैं। बट इसमें जो एक चेंज है वो है डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। हम इसमें पढ़ रहे थे कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट, हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। ठीक है, बट इसमें हम पहले नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, पेमेंट में कब बुक्स में क्रेडिट हो गया, सप्लायर की रिसीव हो गया, या उसने बुक में एंट्री कर ली, विच एवर इज़ अर्लियर, हम इसको मानते हैं। अब चेंज इन रेट ऑफ टैक्स में कभी क्या होता है, अगर सपोज कीजिए चेंज इन आपका टैक्स कभी पहले 5% था और चेंज इन रेट की वजह से आपको वो 18% हो रहा है,
तो कोई आपकी कोई ऐसी फ्रॉड करने के लिए, कोई अपना टैक्स बचाने के लिए कोई वो ऐसे कर सकता है कि वो पहले बुक्स में एंट्री कर लेगा, क्योंकि उसे पता है कि इन दोनों में से जो पहले होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होगी, तो उसे पुराना रेट लगाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए इसमें एक थोड़ा सा चेंज किया गया इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। कि नॉर्मली देखिए मैंने लिखा है कि द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इज़ अ डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट ऑफ द रिसीट ऑफ पेमेंट और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने अभी बोला ये नॉर्मल यही केस है, बट इस केस में उस चीज़ को कैटर करने के लिए उन्होंने क्या लगाया कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स विल बी द डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक। वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट तब मानी जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई इफ सच क्रेडिट इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज ऑन द डेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। चलो मैं आपको इस डायग्राम से और क्लियर करती हूँ। अगर हम क्या लेते हैं बुक्स अकाउंट में और पेमेंट पे, इसमें से मतलब ये वाला जो दोनों में से जो अर्लियर होगा हम वो लेंगे, ठीक है। तो बट लेकिन अब क्या हो सकता है, इसका सप्लायर फ़ायदा उठा सकता है कि वो अगर उसका रेट बढ़ रहा है तो उस केस में वो कोशिश करेगा वो एंट्री पहले कर दे एंड वो एंट्री पहले कर दे, वो ओल्ड टैक्स लगा दे, ऐसे तो सरकार को नुकसान हो जाएगा। तो इस केस में कैटर किया है कि पेमेंट भी आ जानी चाहिए टाइम से। तो उन्होंने एक इसमें एंट्री ये करा है कि अगर अमाउंट बैंक में आप सप्लायर के 4 दिन के अंदर आ जाता है, 4 दिन कब से, वो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से 4 दिन के अंदर आ जाता है। अमाउंट इज़ क्रेडिटेड ऑन द बैंक अकाउंट लेस देन इक्वल टू 4 वर्किंग डेज आफ्टर द डेट ऑफ चेंज। डेट ऑफ चेंज के 4 दिन के अंदर अगर पैसा आपके आ जाता है तो आप बुक ऑफ एंट्री ले लीजिएगा। अगर अर्लियर है तो बुक ऑफ एंट्री ले लीजिएगा, ठीक है। अगर 4 दिन में पैसा नहीं आता और 4 दिन से ज़्यादा लग रहा है, अमाउंट इज़ क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट ग्रेटर देन 4 वर्किंग डेज आफ्टर द डेट ऑफ चेंज, तो उस केस में आपको बैंक वाली एंट्री ही टाइम ऑफ सप्लाई लेनी पड़ेगी, मतलब आपको नया रेट ऑफ टैक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला आपको पॉइंट भी क्लियर है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको समराइज़ कर देती हूँ। सेक्शन 12 जो आपका सप्लाई ऑफ गुड्स को डिस्क्राइब करता है, 13 सर्विसेज को सर्व करता है। सेक्शन 14 जो है आपका चेंज इन रेट ऑफ टैक्स को अप्लाई करता है, जिसमें हम सिर्फ अगर मैं सिंपल शब्द में कहूँ मैं आपको सिंपल शब्द में कहूँ सेक्शन 14 क्या है, मैं एक बार समराइज़ कर देती हूँ कि सेक्शन 14 क्या है। कि चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन रहता है बट मैंने इसे बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है कि आपको सिर्फ इतना देखना है कि पहले तो आपको ये चेक करना है कि सप्लाई चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से पहले है या बाद में है। पहले तो आपको ये जज करना है, और अगर पहले है तो फिर आपको कंपेरेंस में जाना है, ठीक है। फिर आपको कंपेरेंस में जाना है इशुएंस ऑफ इनवॉइस की और रिसीट ऑफ पेमेंट की, ठीक है। इन दोनों में से जो कंप्लीशन के साथ होगा, क्लोजेस्ट होगा, वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आज तक को आप ध्यान रखेंगे तो आपको सारे केसेस में कोई इशू नहीं होएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।